नमस्कार साथियों, 10 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न खूब पूछे जाने वाले हैं अब की बार। अगर आप बीए के प्रथम सेमेस्टर में आपका एडमिशन हुआ है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी प्राइवेट या सरकारी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं और आप यह सोच रहे हैं कि शिक्षा शास्त्र में हमको कौन कौन से टॉपिक तैयार कर लेने हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, या यूँ कहें कि पिछले 2-3 वर्षों में या खास करके 3 वर्षों में जो पेपर पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में, वो पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस किन किन टॉपिक से पूछे गए हैं, उन टॉपिक को मैं छांट करके आपके समक्ष लाया हूं। इससे बाहर आपका कुछ आने वाला है नहीं। तो अगर आप बीए प्रथम सेमेस्टर में हैं, 2025 में आप पेपर देने जा रहे हैं, तो आप इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिएगा। मात्र 10 टॉपिक आप पढ़िए और आपका एक प्रकार से पूरा का पूरा जो सिलेबस है या पूरा का पूरा जो आपका एक प्रकार से सिलेबस है, इन सिलेबस में यही 10 टॉपिक ऐसे हैं जहां से प्रश्न मोस्ट रिपीटेड हैं और पूछे जाते हैं। अगर इनको आपने तैयार कर लिया तो और आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। पेपर की अगर बात की तो पेपर नाम आपका क्या है, यानी कि आपको क्या पढ़ना होता है बीए प्रथम सेमेस्टर में? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में भैया? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन के बारे में आपको पढ़ना होता है। ठीक है। यानी कि शिक्षा की जो अवधारणात्मक रूपरेखा होती है, ठीक है, उसके बारे में जो वैचारिक रूपरेखा होती है, खास करके किसकी? एजुकेशन की, शिक्षा की। ठीक है। अवधारणात्मक संरचना जो शिक्षा की होती है उसी के बारे में आपको जानना होता है। पहला टॉपिक जो आपका पूछा गया भैया, पहला टॉपिक आपका कौन सा है? पहला टॉपिक आपका बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक आ चुका है, आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा मैंने चैप्टर संख्या 1 में पढ़ा रखी है, पूरा डिटेल में समझाया है, तो वीडियो यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। तो ये टॉपिक मैंने पूरा समझाया है। तो प्राचीन ज्ञान परंपरा आप इसको तैयार कर लीजिएगा। दूसरा टॉपिक आपका है शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा का उद्देश्य और शिक्षा को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो। शिक्षा का अर्थ एक प्रकार से एक शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है और एक शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है। इसके साथ ही साथ शिक्षा का एक शाब्दिक अर्थ भी होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का जो एक प्रकार से संकुचित अर्थ होता है और शिक्षा का जो व्यापक अर्थ होता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ मतलब क्या होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है महोदय, जैसे कि एक स्कूल कॉलेज में या विद्यालय में या यूनिवर्सिटीज में जो शिक्षा दी जाती है, जिसका एक सिलेबस फिक्स होता है, एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पर व्यक्ति जा करके पढ़ता है और एक निश्चित समय में चीज़ों को जानता है, सीखता है, वो होता है आपका शिक्षा का संकुचित पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। जबकि शिक्षा का जो व्यापक दृष्टिकोण होता है वो यह कहता है कि शिक्षा मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है और पूरा जीवन प्रभावित करती है। मतलब जब से व्यक्ति जन्म लेता है तब से लेकर के और जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता है तब तक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और ये सीखने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है और ये शिक्षा ही होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लर्निंग जिसको बोलते हैं। तो व्यक्ति जब से जन्म लेता है, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो कैसा होता है वो एक मात्र एक प्रकार से मांस का एक लीथड़ा होता है, या ऐसे कहें कि एक जैविक प्राणी होता है। मनुष्य का जब जन्म होता है तब वो कैसा होता है? एक जानवर के बच्चे की भांति होता है। ठीक है। यानी कि एक प्रकार से जन्म के समय बच्चा एक पशु की भांति होता है, लेकिन जब वो सामाजिकता के संपर्क में आता है, सामाजिक संपर्क में आता है, समाज के संपर्क में आता है, समाज के संपर्क में एक प्रकार से जब बच्चा आता है, भाषा को सीखता है, अपने आसपास के आस पड़ोस के व्यवहार को जानता है, सामाजिक मूल्यों को धीरे धीरे सीखने लगता है। ये सब सीखता किसके? शिक्षा के माध्यम से ही सीखता है। और व्यक्ति जब तक मर नहीं जाता तब तक तमाम प्रकार की समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आती रहती हैं। उन्हीं समस्याओं के समाधान के योग्य बनाती है आपको शिक्षा। तो हमेशा हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में शिक्षा आपकी मदद करती है और शिक्षा आपका मार्गदर्शन भी करती है। ठीक है। तो शिक्षा का ये व्यापक और संकुचित दृष्टिकोण एक प्रकार से मैंने आपको बता दिया। ठीक है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ भी आप देखेंगे, जो कि एडुकेटम, एडुकेयर किससे बना हुआ है, पूरा का पूरा ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। शिक्षा को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं, तो उन कारकों के बारे में भी आप तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो शिक्षा ये चीज़ें होती हैं। क्लियर। और प्राचीन ज्ञान परंपरा तो मैंने आपको समझा ही रखी है, मैंने जब मॉडल पेपर बनाया था तो उसमें मैंने आपको चीज़ों को समझा रखा है। तो शिक्षा की प्रकृति को समझ लीजिएगा। ठीक है। शिक्षा क्या होती है? गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के रूपों का उत्कृष्ट और सर्वांगीण विकास करती है, वही शिक्षा है। पूरा डिटेल में मैंने समझा रखा है। अगला टॉपिक है संस्कृति और मूल्य। संस्कृति क्या होती है? संस्कृतियाँ जो होती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं।
अब संस्कृति क्या, जैसे कल्चर, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। जैसे आपके पिताजी मान लेते हैं पंखा से हवा खाते थे, तो आप किससे हवा खा रहे हो? आप कूलर से हवा खा रहे हो। आपका बच्चा एसी में हवा खाएगा। ये सब क्या, ये भी एक संस्कृति का भौतिक पक्ष ये है, ठीक है, जिसको आप सभ्यता कह सकते हैं। संस्कृति का एक आपका अभौतिक पक्ष भी होता है। संस्कृति का जो अभौतिक पक्ष होता है उसका मतलब होता है क्या भैया? उसका मतलब सीधा सीधा आपका होता है जैसे कि आपके नियम कायदे, आपके विचार, आपकी जो परंपराएं होती हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, रूढ़ियाँ होती हैं, ये सब शामिल होते हैं। विचार वगैरह, नियम कायदे जो भी होते हैं समाज को किसी चलाने के लिए, वो सब एक प्रकार से अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो ये नियम कायदे, ये तमाम प्रकार के रीति रिवाज, ये सब कैसे सीखता है व्यक्ति? संस्कृति, ये इसी को बहुत अभौतिक संस्कृति कहते हैं। और ये कैसे सीखता है व्यक्ति? शिक्षा के द्वारा सीखता है। यानी शिक्षा के माध्यम से संस्कृतियाँ जो होती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, ठीक है। क्या होती है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृतियां हस्तांतरित होती हैं। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। किसके माध्यम से महोदय? शिक्षा के माध्यम से संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। यानी संस्कृति के हस्तांतरण में शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके अलावा मूल्य, सामाजिक मूल्य जो होते हैं इनको आप सोशल वैल्यूज बोलते हैं। सामाजिक मूल्य जो होते हैं ये एक प्रकार से शिक्षा के द्वारा ही सीखे जाते हैं। कोई बच्चा जब समाज में जन्म लेता है तो मात्र वह एक प्राणी शास्त्रीय या एक जैविक प्राणी होता है, लेकिन जब वह शिक्षा के माध्यम से समाज के नियम कायदों को सीखता है या सामाजिक मूल्यों को समझता है, सामाजिक नैतिकता को जानता है, तब वह एक प्रकार से एक सामाजिक प्राणी बनता है। यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, सोशलाइजेशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही एक बच्चा जो होता है वह एक प्रकार से क्या बनता है? एक समाज, मतलब कि एक सामाजिक प्राणी बनता है। नहीं तो बच्चा वो प्राणशास्त्रीय या फिर एक जैविक प्राणी के रूप में ही पैदा होता है, ठीक है। तो सामाजिक मूल्य एक प्रकार से यह हमको बताते हैं कि समाज में क्या करना चाहिए हमको और क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है समाज में, क्या बुरा है, क्या करेंगे तो हमको क्या समाज के कैसे रिएक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें हमको सामाजिक मूल्य सिखाते हैं। तो सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए हमको शिक्षित होना पड़ेगा। जब तक कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक वो अच्छे तरीके से सामाजिक मूल्यों को नहीं समझ पाएगा, सामाजिक मूल्यों का एक प्रकार से अच्छे तरीके से निर्वहन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सामाजिक मूल्य को लेकर के शिक्षा हो गई, क्लियर। इसके अलावा अगला टॉपिक आपका आ चुका है भैया अगला आपका आ चुका है। तो शिक्षा के ये एक प्रकार सामाजिक मूल्य अर्जन में शिक्षा की बड़ी भूमिका होती है। मानव मूल्यों में तमाम प्रकार के शारीरिक मूल्य होते हैं, सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, मनोरंजनात्मक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, कई सारे मूल्य होते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आपको तैयार कर लेना है राष्ट्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीयता तथा शिक्षा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीयता जो होती है एक प्रकार से पूरे के पूरे संसार को एक देश के रूप में मानना या पूरे के पूरे संसार को एक प्रकार से एक गांव के रूप में मानना या वैश्वीकरण की अवधारणा। तो अंतर्राष्ट्रीयता एक प्रकार से जब कि कोई बड़े लेवल का संत या कोई बड़े लेवल का एक प्रकार से नेता होता है तो पूरे संसार को एक प्रकार से अपना भाई, अपना बंधु समझता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जो थे वो पूरे संसार को एक प्रकार से क्या बोलते हैं, पूरे संसार को भाई बहनों से संबोधित किया था शिकागो में, ठीक है, जा करके अमेरिका में धर्म संसद जो हुई थी, विश्व धर्म संसद। तो अंतर्राष्ट्रीयता वो होती, तो उसको भी जानने के लिए शिक्षा की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ राष्ट्रीय एकीकरण या राष्ट्रीय एकता में एक प्रकार से जो बाधा उत्पन्न होती है उस बाधा को दूर करने में भी शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है? जैसे देश एक प्रकार से, देश में तमाम जाति के लोग, तमाम भाषा के लोग, तमाम अलग अलग जगहों के लोग रहते हैं। ऐसे में क्या होता है, सबकी मानसिकता, सबकी विचारधारा अलग अलग होती है। इस अलग अलग मानसिकता और इस अलग अलग एक प्रकार से भावनाओं से रहित व्यक्ति जब एक साथ रहते हैं तो वही एकीकरण कहलाता है। और जब पूरे देश में ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें सब इकट्ठा होकर के रहते हैं, चूँकि भारत विविधता में एकता रखने वाला देश है, यहाँ पर भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई तमाम प्रकार की आपको एक प्रकार से विविधता दिखेगी। फिर भी इन सभी विविधताओं के होते हुए भी यह विविधता एक प्रकार से एकता में एक प्रकार से दिखाई जाती है, या एकता भारत में है, विविधता में एकता, यानी कि जो है यूनिटी मतलब कि है इसमें, भारत में, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे जाति को लेकर के हो, चाहे धर्म को लेकर के हो, चाहे भाषा को लेकर के, चाहे क्षेत्र को लेकर के हो, और ये सब चीज़ें हैं। लेकिन यहीं पर क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, ये ऐसे तमाम प्रकार के कारक हैं जो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो क्षेत्रवाद, व्यक्ति क्षेत्रवादी कब होगा? जब वह पढ़ा लिखा कम होगा। जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो क्षेत्रवाद की भावना उसके अंतर्गत नहीं आएगी, उसके अंदर राष्ट्रीयता यानी नेशनलिज्म के गुण आएंगे, ठीक है।
इसी तरीके से जब व्यक्ति जानकार होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और ये बेमतलब के दंगे, बेमतलब के जुआ खेलना, शराब पीना, मद्यपान करना, ये सब नहीं करेगा। और जब ये सब नहीं करेगा तो इससे राष्ट्रीय एकीकरण को क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। तो राष्ट्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरीके से ये भी टॉपिक आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक कि सभी टॉपिक को लेकर के मैं आपको बता दूं कि मैंने मॉडल पेपर महासंग्राम रिवीजन क्लास बना रखा है। तो अगर आप सभी को एक प्रकार से पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट है, पीडीएफ नोट्स चाहिए, कोर्स में आपको ज्वाइन होना है, बीए के प्रथम सेमेस्टर में आप हैं और आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ें, हमारे व्हाट्सएप से जुड़ करके पढ़ें, पीडीएफ नोट्स जो भी लेक्चर हो रहा है उन सभी लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स मिले आपको, तो आप एसएमएस करें 91 61 93 60 62, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको एसएमएस करना है। क्या एसएमएस करेंगे? आप अपना नाम, ठीक है, और नाम के साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपका क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट नेम भी लिख दीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट नेम भी लिख करके भेज दीजिएगा, नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम लिख करके भेज देंगे। आपको एक प्रकार से आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा। उसके बाद में इसी स्कैनर पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर दें। कितने रुपए भैया? 100 रुपीज़ में आपको सभी क्या क्या मिलेगा। अगर आप नहीं चलाते कुछ भी यूपीआई माध्यम, तो आप किसी दुकान से जा करके या किसी एक प्रकार से अपने सगी संबंधी से, किसी आरी पड़ोस से, किसी से भी सेंड करवा सकते हैं, ठीक है। आपको एक प्रकार से यहाँ पर क्या दिया जाएगा? सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट मतलब कि जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, आपका 3 मेजर सब्जेक्ट होगा, ठीक है, 3 मेजर सब्जेक्ट होगा, एक आपका माइनर सब्जेक्ट होगा महोदय, क्या होगा? एक आपका माइनर सब्जेक्ट होगा और एक सब्जेक्ट आपका को करिकुलर होगा। कौन सा सब्जेक्ट होगा? कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 2 मेजर हैं, ठीक है, लेकिन मैं 3 मेजर किया, मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे वो सभी क्लियर करवाए जाएंगे। तो बिल्कुल परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेजर, माइनर, को करिकुलर सभी की तैयारी आपकी विधिवत तरीके से होने वाली है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपकी परीक्षा चाहे एमसीक्यूज़ बेस्ड हो रही है, ठीक है, एमसीक्यूज़ हो रही है, चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो रही है, दोनों टाइप की तैयारी जो होगी वो एक प्रकार से इसमें करवाई जाएगी। तो आपको एक प्रकार से एसएमएस कर देना है भैया, किस नंबर पर? 91 61 93 60 62 पर, और आपके लिए तमाम प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है। इसमें क्या होगा? आपको एक प्रकार से क्या मिलेगा? सबसे पहली बात तो आपको इसमें क्या मिलेगा? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर की आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स मिलेगी। इसके साथ ही साथ मॉडल पेपर जो मैं बनाता हूँ उसकी पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके साथ साथ कुछ चैप्टर वाइज वीडियोज़ भी हैं, उनके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको और भी जो एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर 2025 में होंगे क्वेश्चन पेपर विभिन्न विश्वविद्यालय, उनके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। अगर एमसीक्यूज़ होंगे तो इनकी आपको आंसर की मिल जाएगी, ठीक है, आंसर की मिल जाएगी। आंसर के साथ साथ यानी आपका पेपर सॉल्व करवाया जाएगा बेसिकली, ठीक है, पेपर आपका सॉल्व करवाया जाएगा। तो तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। इसके साथ को करिकुलर में आपको क्या पढ़ना है? फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पढ़ना है। इसमें बहुत सारे बच्चों का बैक लग जाता है, तो इसके लिए स्पेशल तरीके से प्रैक्टिस सेट वगैरह 10 मॉडल पेपर के आप प्रैक्टिस सेट देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत बेहतर कर दिया गया है। मात्र 100 रुपीज़ में सारी सुविधा आपको, सारी फैसिलिटी दी जा रही हैं। आपका हिंदी सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, संस्कृत है, ठीक है, अंग्रेजी है, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट हैं। सभी सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर आपको, एजुकेशन हो ही गया, आपका हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, और आपका मिलिट्री साइंस, ठीक है, सैन्य विज्ञान जो होता है वो, ऐसे ही और तमाम प्रकार के सब्जेक्ट आपके जो भी हैं वो सारे सब्जेक्ट आप देखेंगे यहाँ पर कवर किए जाते हैं। मात्र 100 रुपीज़ में आप एसएमएस करेंगे, सारे पीडीएफ वगैरह आपको मिलते रहेंगे। आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, तो फटाफट से एसएमएस करके आप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेना है इसका तो, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद तुरंत एसएमएस करें, देर ना करें बिल्कुल भी। अगला टॉपिक आपका क्या है भैया? 5वां टॉपिक है आपका शिक्षा के विभिन्न साधन। शिक्षा के विभिन्न साधन या शिक्षा के अभिकरण। आपको कई प्रकार के प्रश्न पूछेगा कि शिक्षा के विभिन्न अभिकरणों पर चर्चा करें। अभिकरण या साधन का मतलब एक ही बात होती है। शिक्षा के बेसिकली 2 अभिकरण होते हैं, 2 साधन होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। औपचारिक मतलब होता है फॉर्मल एजुकेशन और अनौपचारिक मतलब होता है इनफॉर्मल एजुकेशन। और एक आपका आ चुका है नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी कि नौपचारिक शिक्षा। नौपचारिक शिक्षा क्या है? जैसे कि आप मोबाइल के माध्यम समाचार पत्र कहीं से पढ़ करके जान जाएं, ठीक है, या कोई जो है न्यूज़ चैनल पर कुछ चीज़ देख करके जान जाएं। तो इस तरीके से क्या होता है, नौपचारिक शिक्षा का माध्यम आजकल विकसित हो रहा है। तो ऐसे में अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो शिक्षा का नौपचारिक साधन है। शिक्षा का औपचारिक साधन वो होता है जैसे किसी विद्यालय में आपने एडमिशन लिया, वहाँ पर एक सिलेबस है, एक चीज़ फिक्स है। तो औपचारिक साधन जो होता है शिक्षा के संकुचित दृष्टिकोण को या संकुचित पॉइंट ऑफ व्यू को डिनोट करता है। यानी कि एक प्रकार से जो संकुचित
दृष्टिकोण होता है शिक्षा का, वह एक प्रकार से औपचारिक साधनों का प्रयोग करके होता है। यानी विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है, यूनिवर्सिटीज़ में जो दी जाती है, कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में, वो सब शिक्षा का औपचारिक शिक्षा होती है, औपचारिक रूप होता है एक फॉर्मल तरीके से, ठीक है। जबकि शिक्षा का अनौपचारिक रूप क्या होता है, शिक्षा का व्यापक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा जब व्यक्ति जन्म लेता है तब से लेकर के और जब तक व्यक्ति जो है मर नहीं जाता तब तक जो चीज़ें सीखता रहता है व्यक्ति, वो सब चीज़ें क्या हैं, वो सब चीज़ें मेरे प्यारे दोस्तों, वो सब शिक्षा के आपके अनौपचारिक साधन है। अनौपचारिक साधन मतलब कि जैसे जहाँ से कुछ मिला वहीं से सीख लिया, ठीक है। तो ये दोनों अभिकरण आपके हो गए, तो इस टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है। अगला टॉपिक आपका है भारतीय संविधान और शिक्षा। चूँकि भारतीय संविधान में शिक्षा के जो अधिकार दिए गए हैं, शिक्षा के लेकर के भारतीय संविधान में शिक्षा के मौलिक अधिकारों पर क्या क्या बात करी गई है, ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। भारतीय संविधान की अगर बात की, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में आप देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व में इन सभी में शिक्षा को लेकर के प्रावधान किया गया है। 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा उसका गार्जियन। ये एक प्रकार से अनुच्छेद 51 के का में जो मौलिक अधिकार बढ़े थे उसमें भी बताया गया है। और DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में भी ये बातें बताई गई है शिक्षा के अधिकार को लेकर के। और जो है मौलिक अधिकार में भी शिक्षा के अधिकार की बात करी गई है, यानी शिक्षा का अधिकार जो है एक प्रकार से बेसिकली भारतीय संविधान में वर्णित थे। तो भारतीय संविधान की मतलब भारतीय संविधान क्यों बना, शिक्षा के द्वारा ही आप आजकल आपका पूरा प्रशासन चल रहा है, तो वो चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा अगला टॉपिक आपका है पूर्व प्राथमिक शिक्षा और डाल्टन प्रणाली। पूर्व प्राथमिक शिक्षा और डाल्टन प्रणाली क्या है भैया, ध्यान रखेंगे। देखिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अगर बात की जाए तो जैसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या होती है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो होती है महोदय, ये एक प्रकार से जब आप व्यक्ति जो है छोटा होता है बच्चा एकदम से, ठीक है, उसमें श्रीमती एनी बेसेंट और रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से उल्लेखनीय है। मॉन्टेसरी ने न केवल शिशुओं की शिक्षा हेतु बल दिया बल्कि शिशु शिक्षकों की प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं की स्थापना करी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा जैसे कि नर्सरी KG ये सब हो गई आपकी, LKG UKG जो होती है वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो समस्याएँ हैं, ठीक है, जो कमियाँ हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा डाल्टन प्रणाली के बारे में आपको पढ़ लेना। डाल्टन प्रणाली एक टॉपिक आपका है। डाल्टन प्रणाली की अगर बात की जाए तो डाल्टन की योजना अगर बात की तो ग्रेव्स ने डाल्टन पद्धति की परिभाषा देते हुए कहा कि डाल्टन पद्धति में एक ऐसी ठेका व्यवस्था निहित है जिसमें बालक को एक दिए हुए समय में कार्य पूरे करने के साधन और मार्गों के चयन करने का कार्य उस बालक पर ही छोड़ दिया था कि भाई आप ये लो, इतना पैसा ऐसे ठेका पर दे दिया था किसी काम को कि भाई ये लो आपका समय और आप जितना मन कहे उतना करो, जब मन कहे वो करो, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को एक प्रकार से क्या कर देता है, उनको छोड़ देता है कि भाई आप इतने समय में फला कार्य पूरा करोगे। अब ये एक प्रकार से आपके ऊपर तय है कि आप कैसे उसको करते हो, ठीक है। तो डाल्टन प्रणाली जो है ये बाल केंद्रित शिक्षा है। विषयों की प्रयोगशालाएं इसमें होती है। कार्य के द्वारा शिक्षा करवाया जाता है, सिखा करके स्व शिक्षा पर जोर दिया जाता है। पूर्ण स्वतंत्रता बच्चे को होती है। शिक्षक पथ प्रदर्शक इसमें होता है, यानी कि एक मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक यानी टीचर काम करता है। और सामूहिक शिक्षा भी इसमें शामिल है डाल्टन प्रणाली में। तो ये आप टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। 8वां टॉपिक आपका है मॉन्टेसरी, मेरिया मॉन्टेसरी। एक प्रकार से इनकी अगर बात की जाए तो डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी जो है ये रोम में मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा में शिक्षण विधियों के संबंध में इन्होंने कई प्रयोग किया और इन्होंने अपने अनुभव की सफलता के आधार पर एक नई शिक्षण विधि का निर्माण किया जिसको मॉन्टेसरी विधि या मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। इनके मूल सिद्धांत थे, खास करके इन्होंने आत्म शिक्षण का सिद्धांत दिया। आत्म शिक्षण मतलब कि व्यक्ति अपने अंदर से एक प्रकार से उसके अंदर से आवाज़ है कि हाँ उसको सीखना चाहिए, तो आत्म शिक्षण प्रणाली पर मॉन्टेसरी ने बल दिया। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक प्रकार से तार्किक अनुशासन का सिद्धांत बताया, व्यक्तिगत सिद्धांत मतलब शिक्षा का सिद्धांत दिया, स्वतंत्रता का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक आधार दिया, बच्चों को ज्ञान इंद्रियों के प्रशिक्षण पर जोर दिया, ठीक है। किंडरगार्टन बेसिकली एक प्रकार से जो अगली प्रणाली है वो है किंडरगार्टन प्रणाली। किंडरगार्टन शिक्षा की जो प्रणाली है बेसिकली एक प्रकार से इस पद्धति में 3 साल से लेकर के 7 साल के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इस पद्धति में आंतरिक विकास के लिए उपहारों का प्रयोग किया जाता है किंडरगार्टन में। इसके अलावा इसमें इंद्रिय प्रशिक्षण पर भी विशेष जोर दिया जाता है, ठीक है, किंडरगार्टन में। जबकि मॉन्टेसरी में भी एक प्रकार से 3 से 7 साल के लिए मॉन्टेसरी व्यवस्था भी है, तो इन दोनों में समानता भी आपको दिखाई पड़ती है। किंडरगार्टन बेसिकली जर्मन भाषा का शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर के बना है, किंडर और गार्टन। किंडर का मतलब होता है बच्चा और गार्टन का मतलब क्या होता है, बगीचा। तो किंडर माने होता है बच्चा, ठीक है, किंडर माने क्या होता है बच्चा और गार्टन माने क्या होता है बगीचा, ठीक है। यानी स्कूल एक प्रकार से बच्चों को बगीचे जैसा जब लगने लगे तो ऐसी प्रणाली, ठीक है, यानी इस तरीके से बच्चे वहाँ पर ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ये प्रणाली हो गई आपकी, ठीक है। किंडरगार्टन प्रणाली जो है ये शिशु केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, शिशु शिक्षा की उपयुक्त प्रणाली है। आत्मक्रिया के रूप
में बल देती है। रचनात्मक कार्य की जो है एक प्रकार से व्यापार की कुशलता भी यहाँ से पैदा होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला टॉपिक आपका आ चुका है 9वां नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई, इसके बारे में कुछ बताएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, ये 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई थी। ये बात ध्यान रखेंगे। ये एक प्रकार से किस ढांचे पर है भैया, ये 5+3+3+4 के ढांचे पर है। 5 साल पूर्व प्राथमिक शिक्षा, 3 साल प्राथमिक शिक्षा, 3 साल माध्यमिक शिक्षा, और इसके मतलब 3 साल, मतलब कि 3 साल आपका 6, 7, 8 ये हो गया। ठीक है, एक मिनट, ये आपका हो गया 6, 7, 8, और ये आपका 4 साल में 9, 10, 11, 12, ये आपका हो गया कक्षा 1, 2, 3, और ये हो गया आपका मतलब कि ये आपका हो गया कौन सा 3, 4, 5, 3, 4, 5, ये हो गया 3, और ये हो गया आपका नर्सरी, केजी, यूकेजी, उसके बाद में फिर आपका 1 और 2। क्लियर। इस तरीके से 5+3+4 के पैटर्न पर चलती है। नई शिक्षा के द्वारा ही आप लोगों का सिलेबस जो है सेमेस्टर वाइज हो चुका है। बीए का सिलेबस जो है वो प्रभावित हुआ है नई शिक्षा नीति के द्वारा। नई शिक्षा नीति ये है, नई शिक्षा नीति जो है एक प्रकार से ये बड़ी फेमस प्रणाली आ चुकी है, जिससे अंतर्गत सिलेबस पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। ठीक है, और इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा के बारे में आपको पढ़ लेना है कि माध्यमिक शिक्षा क्या है। तो माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा आता है, तो ये भी एक अपना टॉपिक आपका बड़ा फेमस है। और इसके अलावा अगला टॉपिक आपका है उच्च शिक्षा की समस्याएं। उच्च शिक्षा की समस्याओं में खास करके शिक्षा के माध्यम की समस्या है। ठीक है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, उद्देश्यहीनता की समस्या है, अनुशासनहीनता भी आपको यहाँ पर दिखती है। ठीक है, उच्च शिक्षा का एक प्रकार से जो स्तर है निम्न है, चूँकि छात्र बहुत ज़्यादा है भारत में, शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों पर ध्यान भी नहीं दिया जाता है। बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, जा करके चाय पी रहे हैं, सुट्टा लगा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। टीचर लोग भी साथ में बैठ करके एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो कोई इसमें वो नहीं। उच्च शिक्षा की बड़ी समस्याएं हैं, और ये मतलब बेसिकली एक प्रकार से ये उच्च शिक्षा जो है ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जो दी जाती है वही उच्च शिक्षा होती है। आगे देखते हैं, अगला आपका टॉपिक आपका आ चुका भैया एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी को क्या कहते हैं, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, एनसीईआरटी बताइएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, क्या होता है, बिल्कुल राइट आंसर आपका है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके अलावा अगला आपका है, अगला टॉपिक आपका है एनसीटीई, इसको तैयार कर लीजिएगा। एनसीटीई का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला है आपका नैक। नैक जो होती है एक रिपोर्ट होती है जो यूनिवर्सिटी की या किसी भी कॉलेज की एक प्रकार से जो गुणवत्ता होती है उसकी जांच करती है। यूजीसी मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये एक प्रकार से यानी कि यूजीसी जो होती है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यह एक प्रकार से विश्वविद्यालय के लिए अनुदान की व्यवस्था करती है, नियम कायदों की व्यवस्था भी करती है। यूजीसी आप देखते हैं नेट वगैरह का पेपर भी आप देखते हैं, यूजीसी नेट होता नहीं, यूजीसी नेट, तो वो एक प्रकार से यूजीसी बेसिकली विश्वविद्यालयों के नियम कायदों से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा, यहाँ पर इन चीज़ों को आप तैयार कर लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और आता है, यूनेस्को को लेकर के प्रश्न भी पूछा गया था, लेकिन अगर आप इतना ही टॉपिक तैयार कर लेंगे, बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा। टॉप 10 टॉपिक्स थे जिसके बारे में मैंने आपकी आज चर्चा करी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उससे पहले एक बार फिर से जान लीजिएगा, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो 9161936062 पर SMS करें, नाम, यूनिवर्सिटी नेम, सब्जेक्ट नेम, मात्र 100 रुपीज़ आपको सेंड कर देने होंगे। एक स्कैनर सेंड करेंगे, उस पर आपको 100 रुपये। अगर आप नहीं चलाते कुछ भी तो आप गूगल पे, फोन पे तो किसी दूसरे से या किसी दुकान से जाकर के करवा सकते हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, मेजर 3 मेजर, 1 माइनर और 1 को करिकुलर। MCQs हो चाहे लिखित हो, ऑब्जेक्टिव हो चाहे लघुत्तर दीर्घोत्तर, सभी के एक प्रकार से यहाँ पर नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपने प्यार बनाए रखेंगे।